एक बार आप चेक कर सकते हैं, एक बार चलिए स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, लिखना है अभी। चलो लिख लिया, ओके। ओके, अगली बात करें बेटा। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा बेटा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो सबसे पहला कि इसमें कंटेंट कितना होता है। यूरिया का तो सबको पता ही है, ठीक है, 46%। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम कितना है? 33%। कितना है? और मैक्सिमम कितना है? 35%। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? इन दोनों में से मेन 33%। कितना याद रखना बेटा? 33%। ओके, नाम क्या है हमारे फर्टिलाइजर का? अमोनियम नाइट्रेट। पढ़ा है क्या हमने? अभी तो पढ़ा था। अमोनियम नाइट्रेट है ये, अमोनियम भी देगा और नाइट्रेट भी देगा। अमोनियम नाइट्रेट की प्रकृति कैसी थी? ठीक है, कैसी थी बेटा? एसिडिक थी, अम्लीय थी। इसीलिए हमने इसके लिए बात करी थी किसकी? अम्लीय तुल्यांक की। किसकी बात करी थी? अम्लीय तुल्यांक की बात करी थी। कितना आया था बेटा? 93। याद आ गया? ठीक है, तो हमने जब अम्लीय तुल्यांक बात करी तो एसिडिक ही हो गया ना, तो ठीक है। नेक्स्ट हमें याद रखना है बेटा, ये कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक, या हम इसको कह सकते हैं सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक। कैसा उर्वरक है बेटा? आर्द्रता ग्राही उर्वरक। मतलब इसको आपने अगर बाहर रख दिया तो क्या होगा? ये आसपास का मॉइस्चर जो है उसको सोख लेगा। ठीक है, और इसमें एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि जैसे जैसे ये मॉइस्चर सोखता है, इसका तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, हम पानी पीते हैं तो हमारा टेम्परेचर कूल डाउन होता है ना। कहते हैं ना कि पानी पिलाओ, इसको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो वो ठंडक देता है। लेकिन इसके साथ उल्टा है, इसको पानी पिला दिया तो और ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और इतना बढ़ जाता है कि इसमें आग लग जाती है। ठीक है, इसीलिए याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्लोजिव। मतलब ये कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। कैसा होता है? ज्वलनशील। और यही कारण है कि इसको हम यूज करते हैं कहां पर? विस्फोटक बनाने में। कहां पर यूज किया जाता है बेटा? परमाणु बम नहीं बनते इससे, विस्फोटक बनते हैं, मतलब पटाखे बनते हैं। क्या बनते हैं? पटाखे बनते हैं। ठीक है, परमाणु बम मत बना देना इससे। ठीक है, तो पटाखों की फैक्ट्री जो है उसके अंदर भी अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका मेन रोल होता है इसका, और गन पाउडर जो होता है इससे ज्यादातर जो है वो बनाए जाते हैं। ओके, चलिए फिर बात करें बेटा, अगर ये बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, आर्द्रता ग्राही है, ओके, तो क्या हम इसको बाहर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं पर। लेकिन वहां भी दिक्कत, गलती से मॉइस्चर चला गया और आपने 100 कट्टे रख रखे हो तो हाँ, फिर दिक्कत है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा कि ये जो हमारा उर्वरक है इसका जो भंडारण है वो करने के लिए हम इसके साथ कुछ चीजें मिक्स करते हैं। ठीक है, क्या मिक्स करते हैं वो देख लो बेटा। हम जो अमोनियम नाइट्रेट है ये लेते हैं लगभग 60%। कितना लेते हैं? 60%। इसके साथ क्या ऐड करते हैं? लाइमस्टोन या फिर चूना। क्या ऐड करते हैं? चूना। कितना करते हैं? 40%। कितना करते हैं? ठीक है, ये इसके अंदर हम मिक्स करके रख देते हैं। अब बात आती है सर इससे कोई नुकसान नहीं होगा? तो नहीं होगा। लाइमस्टोन या चूना है, उससे क्या मिल रहा है बेटा? कैल्शियम। कैल्शियम क्रॉप को और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी ज्वलन क्षमता जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। और ये जो नाइट्रो चौक है ना, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, सल्फर नहीं कहते बेटा, ठीक है, क्या कहेंगे इसको? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये नाइट्रो चौक जो है वो इससे निर्मित होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट बहुत ज्यादा ज्वलनशील था, इसीलिए हमने नाइट्रो चौक बनाया, जिससे क्या बना? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और वो जो हमारा उर्वरक है, जब उसको हमने बनाया तो पता लगा कि ये तो हमने गलती से बहुत अच्छा आविष्कार कर दिया। ठीक है, हाँ बेटा, कैन खाद नहीं मिलाते, ये इससे बनती है। नाइट्रो चौक जो है वो कैन खाद का रूप है। ठीक है, ये बाद में इसी का रूप ले लेता है, क्योंकि कैन का मतलब क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर है, लाइमस्टोन से क्या मिला बेटा? कैल्शियम। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, और जब इसका ऐसे भंडारण किया तो पता लगा कि ये तो हमारे लिए सोना पैदा हो गया, है ना, क्योंकि कैल्शियम का काम क्या है? ओके, तने को मजबूती प्रदान करना। प्लांट में पूछ रहा हूं बेटा, प्लांट में कैल्शियम का क्या काम है? ओके, एक तो कोशिका भित्ति बनाना, दूसरा कैल्शियम का क्या काम होता है प्लांट में? एक तो बता भी दिया, जो बताया वही बता दे वापस। इसको बोलते हैं ध्यान। दोनों के दोनों बदमाश। रुक जाओ तुम, क्लास खत्म होने दो। अभी बताया था ना, एक तो याद है सबको, कौन सा? ये अभी भी सोच रहे क्या बोलूं? कोशिका भित्ति का निर्माण, सेल वॉल जो है उसका फॉर्मेशन। दूसरा होता है बेटा कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें करता है? तीसरा, ये आपके जो भी सीड बन रहे हैं उनकी क्वालिटी को अच्छा करता है। सीड क्वालिटी है वो कैल्शियम पर डिपेंड होती है। एक मूंगफली के अंदर दिक्कत होती है, कौन सी? हाँ, दिक्कत का मतलब आपका जो रोग है, हाँ, खोखली रह जाना, मतलब आपका पॉपिंग। कौन सा बेटा? पॉपिंग। पॉपिंग जो है वो किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से, तो उसमें काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगा कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो हमारे लिए काफी अच्छा खाद तैयार हो गया है। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने पहले कहा कि पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रख लो। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दूसरी इन्होंने क्या बात कही कि नाइट्रोजन जो है वो कैल्शियम जब वहां पर है तो उसकी वजह से उसका कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? पहले तो अमोनियम नाइट्रेट ही था, अब अपन ने कैल्शियम भी जोड़ दिया बेटा, तो नाइट्रोजन कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। उस जगह मान लो 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, अब आपने उसके अंदर क्या करा? 40 किलो कैल्शियम और ऐड कर दिया। अब उस टोटल नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब आप उसमें से 50 किलो निकाल लो, जो टोटल 90 किलो बना, तो नाइट्रोजन कम मिलेगा या नहीं? कम ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने पूछा कि कितना मिलेगा, तो इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो आपको मिलेगा कितना? यहाँ पर 25%। कितना मिलेगा? 25%। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि इसके अंदर तो हमारे पास क्या है? कैल्शियम है, एक है अमोनियम और एक है नाइट्रेट। ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि इसके अंदर कितना भाग जो है वो अमोनियम होगा, ठीक है, और कितना भाग जो है वो नाइट्रेट होगा। तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना, अगर आप 25% जो है, ठीक है, टोटल जो है इसको अगर आप 100% मान लो, ठीक है, तो इसका जो 50% जो है वो तो होगा अमोनियम और 50% है वो क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, यही बात हुई। चलो 25 का 50% निकालना जरा, कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, और 12.5% क्या हो गया हमारा? नाइट्रेट। टोटल कितना था? 25%। ठीक है, अब यहां से बहुत अच्छे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रेट नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, कितनी है, 12.5। ये हमारा आंसर जो है यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहना कि 50% होती है, वो हमें पता है कि आधा जो है वो नाइट्रेट है, आधा अमोनिकल है, पर आपसे अगर पर्टिकुलर परफेक्ट पूछ लिया कि कितनी मात्रा होती है नाइट्रेट नाइट्रोजन की, तब हमें क्या करना है, 12.5% करना है। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बेटा इसको आप जानते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, किसान खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सोना खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सोना खाद जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तीसरी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए याद रखनी है, ये कैसा होता है बेटा, उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का, या हम कहें न्यूट्रल नेचर का एक फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर है। बात क्यों है, मतलब क्यों होता है, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कैल्शियम आ जाएगा तो उससे कई फायदे जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी चीज जो है वो आपको इसके लिए याद रखनी है। ठीक है, चलिए ये जो 25% और 12.5% लिखा है इसको हाईलाइट कर लेना, ऐसा मत करना 100% लिखा और 50% करा जाओ। ठीक है, 100% नाइट्रोजन नहीं होता है इसमें, ये तो बताने के लिए है। ठीक है, कि अगर टोटल 100% मान लो तो 50% क्या होगा अमोनियम, 50 क्या हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, 100% तो किसी में नहीं होता, हाईएस्ट किस में था, एनहाइड्रस अमोनिया में। कितना था, 80 से 82%। ठीक है, मैक्सिमम पूछ ले सर्वाधिक कितना है तो 82% लिक्विड अमोनिया में, और बाकी हम उसको यूज करते हैं तो लगभग 80% अपन को मिल जाता है। ठीक है, नीम लिक्विड यूरिया में। चलिए, नहीं लिखा, लिक्विड यूरिया में बेटा फॉर्मुलेशन से अलग अलग, सबके अंदर अलग अलग है। लिक्विड अपन यूरिया लेते हैं, वैसे तो 46 ही माना जाता है, पर कई जो ग्रेड्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग आ जाता है। अपन फिलर कितना डाल रहे हैं, कितना उसके अंदर अपन दूसरी चीजें ऐड कर रहे हैं, उसके बेस पर अलग अलग है। क्या बेटा, नहीं अम्लीय तो लिखा है बेटा, उसके अंदर अम्लीय लिखा है। चलिए लिख लिया, ओके। नेक्स्ट बात करें, अगला जो फर्टिलाइजर है बेटा वो कौन सा है हमारा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो बचे हुए हैं वो। ठीक है, बात कर ले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है बेटा, एक कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, बात कर चुके। ये वही फर्टिलाइजर है जिसको हमने AS कहा था। क्या कहा था बेटा, AS कहा था। ठीक है, अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कितना है बेटा, 20.6%, 20.5% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20.5% मिलता है, लेकिन इसमें सल्फर कितना है, 24%। क्वेश्चन क्या आया था वो सुनना जरा, AS में S की मात्रा है। ठीक है, एक तो हमें दे दिया उसके अंदर 24%, दूसरा दे दिया उसमें 20%, तीसरा दे दिया उन्होंने इसके अंदर 33%, और चौथा दे दिया इन्होंने 46%। चलो, कितने लोग कहते हैं 24% सही है, कितने लोग कहते हैं 20% सही आएगा, कोई नहीं कह रहा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे उस एग्जाम में क्या करके आए बेटा, 20% करके आए, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरिया में कार्बन कितना होता है, पूछ लिया ऐसे ही,
ठीक है, वैसे 18% होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने बात कर ली यूरिया में कार्बन कितना है, तो भी ये क्वेश्चन देखते ही वो जो सी लिखा है ना, वो अपन को एन की तरह दिखता है ना, क्योंकि हमें पता है यूरिया में क्या पूछेगा, नाइट्रोजन, है ना। तो वैसे ही अमोनियम सल्फेट की जब बात करते हैं ना, तो इसके अंदर ये जो एस है वो एस जैसा नहीं दिखता, कैसा हो जाता है, एन जैसा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जरा देखना, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको है ना ऐसे टेढ़ा कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा, हो गया ना, तो ये नाइट्रोजन हो गया। तो इसीलिए फिर हम क्या सोचते हैं कि मिसप्रिंट हो गया होगा कहीं, है ना। तो इसलिए आंसर क्या करके है 20%, और हमारा आंसर जो है वो गलत हो गया बेटा। इसको याद रखना, आपसे जिस फर्टिलाइजर में एक से अलग दूसरे आपके पोषक तत्व है, वह पूछ सकता है दूसरे के बारे में, ठीक है। उस चीज को अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन जो है सल्फर के लिए पूछा था, आंसर कितना गया 24%, पर मैक्सिमम क्या करके है उसमें 20% करके है, जो कि गलत था, ठीक है। चलिए अगली बात करें, अमोनियम सल्फेट जो है बेटा ये कहां पर यूज होता है, तो हम कहेंगे कहां पर यूज करेंगे इसको, धान की फसल में। इसके अलावा हम यूज करेंगे बेटा किसमें, तंबाकू की फसल में। क्यों यूज करेंगे जरा बताना, क्योंकि इसमें क्या है, अमोनियम भी है और सल्फर भी है। अगर आप क्लोरीन यूज करोगे तो क्या होगा, सोच के बताओ। राइस हमने पढ़ लिया, पैडी पढ़ लिया, आप जानते हो, सोच के बताया, मैंने लिखवाया था, एक लाइन में लिखवाया था। जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, आंसर बोलो। चलो, क्लोरीन क्या करता है बेटा, क्लोरीन लीफ स्कॉर्चिंग करता है। याद आया कुछ, पत्तियों के किनारे जलते हैं। हाँ सर, याद आ रहा है धीरे धीरे कुछ तो। राइस में देखना, पेज पलट के लाइन लिखी हुई है, पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं, और इंग्लिश मीडियम को लिखा है लीफ स्कॉर्चिंग होती है, ठीक है। इसीलिए क्लोराइड का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं बेटा, सल्फेट का। और सल्फेट में भी हमें क्या मिल रहा है, अमोनियम मिल रहा है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर किसका है, अमोनियम क्लोराइड की। यूज नहीं करते पर बात तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कितना है बेटा इसमें नाइट्रोजन, 26%। कितना है, नाइट्रोजन इसमें ज्यादा है, बट फिर भी इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि क्लोरीन ज्यादा है, ये दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारे पास कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा है, फॉर्मूला बताना जरा क्या होगा, KNO3, माइनस नहीं लिखो चलेगा, कोई बात नहीं, K प्लस है ही, NO3 माइनस है ही, ठीक है। तो KNO3 है। पोटेशियम नाइट्रेट में दो चीजें आ गई बेटा, एक तो नाइट्रोजन और एक क्या आ गया, पोटेशियम, यही बात हुई। इसमें नाइट्रोजन कितना है बेटा, 13.85, आप इसको 14% भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना लिख सकते हो इसको, 14%। और इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम कितना है, 46%। कितना है, 46%। 3 फर्टिलाइजर, 3 न्यूट्रिएंट्स, तीनों में 46 है, ठीक है। कौन कौन से नाम देखना बेटा, एक तो है यूरिया, एक है DAP, और एक कौन सा हमारे पास, KNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट। यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो कितना है, 46%। DAP में फास्फोरस कितना है, और KNO3 के अंदर पोटाश कितना है, 46%। समझ में आ गई बात, ठीक है। तीनों हमारे ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिसमें 46% जो है वो कंटेंट है, बस जो न्यूट्रिएंट है वो अलग अलग है, ओके। चलिए फिर बात कर ले बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। कौन सा है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। क्या कहते हैं इसको, ASN कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, ASN। इसके अंदर अमोनियम भी है, सल्फेट भी है और नाइट्रेट भी है। मतलब हमारे पास जो नाइट्रोजन है बेटा, उस नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रेट भाग भी होगा और अमोनिकल भाग भी होगा, ठीक है। तो अगर बात करें 26% में से, तो 50% तो क्या होगा, 13% मान ले हम इसको, 26% है तो 13% तो क्या होगा, NO3 माइनस, और अगर बात करें 13% की तो क्या होगा, NH4 प्लस हो जाएगा। बाकी बचा सल्फर कितना है इसके अंदर, 15%। कितना आएगा, 15%, ठीक है। ये हमारा क्या है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट।
अभी हमने जस्ट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा है, उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया। कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलो, 4 ऑप्शन वापस से हमारे पास है, तैयार है। तुम्हें ऑप्शन देने ही पड़ते वरना तुम आंसर दोगे नहीं, ठीक है। तो एक बार, कोई बात नहीं, वापस लिख लेंगे। एक बार जो है क्वेश्चन है डिस्कस कर ले। क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कहता है कि निम्न में से उच्च विश्लेषण उर्वरक है। उच्च विश्लेषण का मतलब क्या बेटा? क्या कहा था हमने इसको? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन आपको दे दिया एसएसपी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया इन्होंने, मान लिया हमने डीएपी दे दिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है इन्होंने मान लिया एमओपी दे दिया। चौथा है वो आपको दे दिया कैन, ओ सॉरी ये नहीं दे सकती, 1 मिनट, 3 और 4 सेम नहीं होंगे। एक दे दिया आपको कैन और लास्ट आपको दे दिया 2 व 3 दोनों। चलो अब बताओ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो पहले तो ये बताओ, लो एनालिसिस या हाई एनालिसिस से तुम्हें पता है क्या होता है? जिसमें 25 से कम वो निम्न श्रेणी, जिसमें 25 से ज्यादा वो उच्च श्रेणी। चलो एसएसपी के अंदर फास्फोरस कितना बेटा? 16%, डीएपी में नाइट्रोजन 18, फास्फोरस 46, तो दोनों को मिलाकर 64 हो रहा था, ज्यादा हो गया। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कितना है बेटा? ठीक है। बात करें अब आंसर क्या जाएगा? चलो कितने लोग कहते हैं डीएपी सही आंसर जाएगा? ओके। कितने लोग कहते हैं कि 2 और 3 दोनों सही जाएगा? ठीक है, तुम सही हो। आंसर क्या जाएगा बेटा? 2 व 3 दोनों। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है बेटा? एक उच्च विश्लेषण उर्वरक है, निम्न विश्लेषण उर्वरक। पर जो 25% बात कर रहे हैं ना बेटा, ये क्या है? मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है कि कम से कम इतना तो होगा ही, तो 25 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो मिनिमम 25% है, इसीलिए इसको उच्च विश्लेषण उर्वरक कहा जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास में मैंने उठाया था, हमारे कॉलेज में ही सर पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने सबके न्यूट्रिएंट कंटेंट पढ़ाए, फिर उन्होंने कहा कि ये लो एनालिसिस हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर होते हैं, और फिर उनकी भी वही आदत, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने कहा सर ये कैन जो है इसके अंदर 25 ही है, तो फिर ये कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कहाँ जाना चाहिए? मैंने कहा सर मुझे क्या पता, पता होता कि पूछता मैं, बताओ मेरे को। तो सर ने कहा कि ये 25 जो अपन लिखते हैं बेटा परसेंट, ये मिनिमम है, सबसे कम है। तो 25.01 भी हो गया तो 25 से तो ज़्यादा ही है ना, ठीक है। इसीलिए इसको उच्च विश्लेषण उर्वरक या फिर हमारा हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहा जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट बात कर ले बेटा, कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। इसके अंदर नाइट्रोजन कितना है? 16%। और ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो पूछा हुआ है किसके अंदर? ICAR के अंदर। किसके अंदर आया हुआ है? ICAR में। सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है? ठीक है, कितना है? 16%। पोटेशियम नाइट्रेट में कितना है? 13% या 14% कर सकते हो, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट में थोड़ा सा ज्यादा है, पोटेशियम नाइट्रेट में थोड़ा कम है, ठीक है। फिर बात करें अमोनियम क्लोराइड, आपने बात कर ली। अमोनियम क्लोराइड में कितना है? 26%। अमोनियम सल्फेट में कितना है? 20.6%, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, आपका क्लोराइड है उसमें 26 और जो आपका सल्फेट है उसमें 20.6, ठीक है। वो भी 26 का दूसरा रूप है, बस बीच में 0 लगा दिया अपन ने, है ना। चलिए एक बार लिख लें इसको।
किस चीज का टाइम हो गया ये बताओ। क्लास खत्म मेरे कहने पे होगी, तुम्हारे कहने पे थोड़ी होगी। मैं जब बोलूंगा तब खत्म होगी क्लास तो। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा। अच्छा बोर हो गए क्या? तो क्या करूं, डांस करूं मैं? बोर हो गए? वो भी बहुत खराब बात, मुझे डांस भी नहीं आता। वो आता तो डांस कर लेता, शायरी और नहीं आती। अच्छा सीखूं मैं? कौन सिखाएगा मेरे को? खुद ही सीख लूं? मैं कोई एकलव्य थोड़ी हूँ जो खुद ही तीर कमान चलाना सीख दूंगा। अच्छा ये सिखा देगा फिर ठीक है। चलो कल से सिखाना, ठीक है? आज नहीं, आज पढ़ लेते हैं। चलो हाँ, मेरे को डांस करना नहीं आता, कराना आता है। अभी मैं किसी को कहूँ तू डांस कर तो मना थोड़ी करेगा, नहीं करेगा ना, है ना? देखो कितने अच्छे बच्चे मेरे। तुम इतने जल्दी बोर कैसे हो जाते हो? थोड़े कमजोर हो नहीं? चलो तो एक बात और समझ लो, जिंदगी में हर जगह मजा नहीं आता, ठीक है? कई बार हमें थोड़ा सा झेलना भी पड़ता है, झेलना पड़ता है थोड़ा, ताकि कल को कुछ अच्छा जिंदगी में हासिल कर सके, है ना? जैसे कॉलेज में हमें भी बड़ा बुरा लगता था जब टीचर जो है वो इतनी देर तक, सुबह 8 बजे शाम को 4 बजे तक क्लासें ले रहे हैं। तो तुम क्या समझते हो, तुम बच जाओगे? नहीं, तुम, ये लालच है बेटा, इसमें नहीं फंसना, बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम्हें कहते होंगे वहाँ कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होती, अभी तो तुम वो प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं बना रहे हो ना, वो भी बनानी पड़ेगी 6-7। हाँ 6-7 है, पहले तो एक ही बनती थी साइंस की, वहाँ 6-7 बनानी पड़ेगी। बनाओगे ना? बिल्कुल खुद के मन से बोलो कि हम ये सारी मुसीबतें झेलने को तैयार है सर, बिल्कुल तैयार हो, तो तुम्हारा कॉलेज तुम्हारा वेट कर रहा है फिर, ये तुम कब आओगे? आन मिलो सजना, कहाँ लिखा होता है ये? इसने देखा है फिर तो, खाया थोड़ी है। चलो तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कर लो, तुम्हारी सीट जो है वो तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा वेट कर रही है। कभी कभी सपने देखा करो, थोड़ा सोचा करो कि RCA है, या फिर मान लो तुम्हारा कोई भी अच्छा कॉलेज जो तुम्हें चाहिए कि वहां पर क्लासरूम है, ठीक है? एक क्लास है जिसके अंदर बड़ी सुंदर सुंदर बेंचें हैं, मतलब उन पे कोई धूल नहीं है, ठीक है? कोई धूल मिट्टी नहीं है, बड़ी अच्छी बेंच है। उसके ऊपर तुम वहां पर आराम से अपनी चेयर पर बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, तुम टीचर को देख रहे हो। क्यों टीचर को नहीं देखोगे क्या? देखना पड़ेगा। चलो, और तुम वहां बैठकर सोच रहे हो कि हाँ दिनेश सर ने कहा तो था कि एक दिन मैं कॉलेज में जाऊंगा और इसी तरह बैठा रहूंगा अपने बेंच पर और आराम से वहां पढ़ाई करूंगा। तो ऐसे सपने देखा करो। देखते हो नहीं देखते ऐसे सपने? आते नहीं आते ऐसे सपने? आते हैं क्या? तब तो बिल्कुल तुम सेलेक्ट होकर ही मानोगे फिर तो। अगर ऐसे सपने नहीं आते तो फिर देखा करो, ठीक है? सपने देखना जरूरी है। नहीं, वो अजीब अजीब सपने नहीं देखने, वो भूत वाले और ऐसे नहीं देखने हैं, ठीक है? वो अपने आप आ जाते हैं, उनको अवॉइड करें। एक बहुत छोटे से लेकिन इस देश के और दुनिया के बहुत बड़े एक महान इंसान जो भारत में पैदा हुए और भारत में चल बसे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ, तेरे नाम नहीं कहते, वो सलमान खान है पागल, ठीक है? तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी, बहुत सिंपल शब्दों में 2 लाइन में कही कि सपने देखना जरूरी है, वरना पूरे क्या करोगे?
ठीक है। अच्छा, खुली आंखों से कहा था क्या? तो फिर तो उन्होंने जो कहा वो सुनी लो। उन्होंने कहा था कि सपने देखना जरूरी है वरना पूरे क्या करोगे, कि सपने देखना जरूरी है वरना पूरे क्या करोगे। और सपने देखने हैं तो ऐसे देखो कि जागती आंखों से देखो और रातों की नींद हराम हो जाए। कि आप खुली आंखों से, और क्या बात है, आज तो मैंने भी शायरी बोल दी। चलो, हो गया मनोरंजन, अब पढ़ ले। चलो चलो आ जाओ। नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं, सिंपल सा है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से अभी 1 घंटा लगेगा खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसके, फास्फोरस के फर्टिलाइजर। किसके? फास्फोरस के। अरे सुन लो अब, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वापस बात कर लेंगे। जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, फास्फोरस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके फर्टिलाइजर जो है उसको समझ लो, वरना क्या एग्जाम में गलत होता है। ठीक है, तो फास्फोरस के फर्टिलाइजर से इनको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें एक काम करना है। कौन सा बेटा? हमें एक बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर। और आपके जितने भी फास्फोरस के फर्टिलाइजर हैं उन सभी को क्या करना है, हमें घोलना है। क्या करना है? पानी में घोलना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, हमने बीकर के अंदर क्या लिया बेटा? पानी लिया। क्या लिया? ओके, कोई भी आपका फास्फोरस का उर्वरक आपने मान लिया, उसको क्या करना है, इस पानी के अंदर हमें घोल देना है। ठीक है, 2 ही चीजें होगी, या तो वो घुल जाएगा या बस यही होगा। ठीक है, अगर वो पानी में घुल गया तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? जल में घुलनशील उर्वरक। किस में घुलनशील बेटा? जल में घुलनशील उर्वरक। ये हुआ हमारे फास्फोरस के उर्वरकों का पहला टाइप। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है ना? ठीक है, अब हो सकता है घुल गया और नहीं घुला, या फिर मान लो थोड़ा सा घुल गया, थोड़ा बच गया, तो हमने क्या करा, वापिस इसको फिर छान लिया। जो बचा रहेगा वो छलनी पे आ जाएगा, चाय की तरह। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा बीकर लेंगे, और दूसरे बीकर में क्या लेंगे बेटा? पानी में तो वैसे ही नहीं घुला, फिर क्यों घोल रहे हो? ठीक है, दूसरी चीज लेनी पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगा बेटा? साइट्रिक अम्ल। क्या लेना पड़ेगा? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल में हम उसे घोल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फास्फोरस का उर्वरकों का अगला टाइप, जो पानी में नहीं घुले लेकिन किस में घुले? साइट्रिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा टाइप आ गया। अब पानी में भी नहीं घुला मान लो कोई, और साइट्रिक अम्ल में भी नहीं घुला, अब उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही बात है कि एक तो तुम्हें प्यार से समझा लो, पानी में घोल के तो तुम मान गए, बढ़िया है। दूसरा, तुम्हें डांट पीट के, मार पीट के समझा दिया तो भी नहीं माने, तो तुम्हारा कुछ हो सकता है? फिर नहीं हो सकता। तो इनका भी कुछ नहीं हो सकता, तो इनको हम क्या कहेंगे बेटा? लास्ट में बचे हुए जल व साइट्रिक एसिड में अघुलनशील हैं। कैसे बेटा? ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? हमारे तीसरा प्रकार हो गया किसका? हमारे फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स का। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, बस इसके एग्जाम्पल देखने हैं, बस इतना सा वर्क है और कुछ नहीं। समझ में तो आ गया अच्छे से? लिखने की जरूरत है क्या इसको? हाँ क्या? ना बोलो, इसको लिखने की क्या जरूरत है? 3 प्रकार है, बस पता है, और क्या। चलिए, पहला हम बात करें बेटा, कौन सा है? जल में घुलनशील। कौन सा है? जल में घुलनशील उर्वरक, वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, अब ये वाटर सॉल्यूबल क्या होते हैं वो तुम्हें पता है, जो जल में घुल गए वो जल में घुलनशील है। ठीक है, याद रखने वाली चीज क्या है कि कोई भी पोषक तत्व जल में घुलनशील हो गया तो उसकी मोबिलिटी या उसकी चालकता कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना।
तो वो फसल को जल्दी उपलब्ध होगा या धीरे होगा? जल्दी होगा, पता लग गया अब तो, ठीक है। तो ऐसे फास्फोरस के उर्वरक जो कि जल में घुलनशील होते हैं, उससे फास्फोरस हमें जल्दी मिलेगा। और हमारी ऐसी फसलें जो कैसी है बेटा, कम अवधि की है, कौन सी फसलें? कम अवधि की फसलें, उनके अंदर हम इसका उपयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। अब कम अवधि का मतलब ये नहीं 5-10 दिन में कंप्लीट हो गई, हम कह रहे हैं नॉर्मल जो है, मतलब 4 से 5 महीने के आसपास जो कंप्लीट हो रही है हमारी नॉर्मल रेंज में, उस जगह पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अधिक अवधि वाली फसल की बात करें तो कौन आ गई? जैसे गन्ना है, कपास है, या फिर आपके फल वृक्ष है, हॉर्टिकल्चर के आ गए, ठीक है, वहां पर वो अधिक अवधि वाली है। ये बाकी जो नॉर्मल हमारी क्रॉप से सारी खरीफ की, रबी की, ये क्या है? कम अवधि वाली, इनके अंदर यूज करते हैं। दूसरा याद रखना बेटा हमें सॉइल के बारे में कि कौन सी सॉइल में इसका यूज किया जाता है ज्यादातर। तो हम किस में करते हैं बेटा? जो भी हमारी क्षारीय मृदा है, कौन सी मृदा? या फिर हम कह सकते हैं उदासीन मृदा, मतलब न्यूट्रल सॉइल जो है, उसके अंदर इनका उपयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है। एसिडिक सॉइल में इसका उपयोग नहीं करेंगे। यही चीज हमें याद रखनी है कि जो हमारे जल में घुलनशील उर्वरक है, उनका यूज एसिडिक सॉइल्स के अंदर नहीं किया जाता। कारण क्या है बेटा? वो एसिड के साथ सोल्यूबल होकर जमीन में फिक्स हो जाता है, कौन? फास्फोरस, और फिर उसका कोई उपयोग हमारे लिए नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए हम वहां पर इसका उपयोग नहीं करेंगे, केवल क्षारीय और जो उदासीन मृदा है उसमें उपयोग होगा। नेक्स्ट आपको याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल से भी है, सबसे लंबे चौड़े नाम ही इन्हीं के हैं और किसी के नहीं, ठीक है। क्या याद रखना बेटा? एक तो हमारे पास कौन सा है? ये सुपर फॉस्फेट, तो इसका नाम है, इसको रहने दो। एक हमारे पास है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसको आप क्या कहते हैं? एसएसपी, ठीक है। दूसरी आप बात करें डबल सुपर फॉस्फेट तो क्या कहेंगे? डीएसपी। तीसरी हम बात करें ट्रिपल सुपर फॉस्फेट तो क्या कह देंगे? टीएसपी कह देंगे, ठीक है। एक हमारे पास है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एमएपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएपी। और लास्ट हमारे पास है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं? डीएपी। चलो, जितने भी तुम याद रख सकते हो वो सारे के सारे यही आ गए, है ना? हो गया। अब इनको भी याद रखने का तरीका है। आपको याद रखना है 16 का पहाड़ा, याद है? ठीक है, नहीं हो तो याद कर लेना, काम आएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फोरस कितना है बेटा? 16% है। कितना है? 16%, ठीक है। बात करें डबल सुपर फॉस्फेट की तो कितना परसेंट है? 32%। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास? ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। कितना परसेंट? 48%। हो गया याद? एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी 16, 32 और 48। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, हमारे पास बचा कौन? मोनो अमोनियम फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। अब खुद ही बता दो, मोनो अमोनियम का मतलब अमोनियम कितना है? 1 है। डाई अमोनियम फॉस्फेट का मतलब अमोनियम कितना है? 2 है। तो ज्यादा अमोनियम या नाइट्रोजन किसमें होगा? बस आ गया आंसर, ठीक है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट में कितना होता है बेटा? 12% नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 12%। और इसके अंदर अगर आप इसका 50% और जोड़ दोगे, ठीक है, तो डाई अमोनियम हो जाएगा कितना बेटा? 18%। कितना हो गया? 18%, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 और 18% किसमें हुआ? मोनो अमोनियम फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट में। फॉस्फोरस की बात कर ले बेटा, P2O5 की, ठीक है। ये जिस जगह P लिखा हुआ है ना बेटा, ये P2O5 है, ठीक है, P नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की तो ये किस रूप में मिलता है बेटा? पौधों को P2O5 के रूप में मिलता है, ठीक है। मतलब हम जिससे आप यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, जिससे यहाँ पर हम इसको जानते हैं, वो क्या है? P2O5 है। बाकी फॉस्फोरस जब आप सॉइल में पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, तो आप जानते हैं फॉस्फोरस कितनी फॉर्म में मिलता है? 3 फॉर्म में मिलता है। कितनी फॉर्म में? 3 फॉर्म में। एक तो H2PO4 माइनस, एक HPO4 -2 और एक PO4 -3। इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या मिलता है बेटा? H2PO4 माइनस। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? H2PO4 माइनस।
ऐसा पीएच जहां पर H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3 तीनों बराबर मात्रा में मिलते हैं। कौन सा पीएच है? पीएच बताओ, 6.5 है कि 7 है कि 7.2 है कि 8 है? कितना है? 7.2 है। एक ऐसा पीएच जहां पर, लिखना चाहो लिख लो, इसको भी काम आएगी चीजें। हमारे पास है एक तो H2PO4 माइनस, एक हमारे पास है HPO4 माइनस 2, एक है हमारे पास PO4 माइनस 3। ये तीनों जो है, ये तीनों बराबर मात्रा में, मतलब इक्वल क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। कहां पर? 7.2 pH पर। कहां मिलते हैं बेटा? 7.2 pH पर। और जब बात करते हैं सर्वाधिक उपलब्धता या फिर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर अवेलेबल होता है फास्फोरस, तो वो कब रहता है बेटा? 6.5 pH पर रहता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है वो आपको याद यहां पर रखने हैं। ठीक है, अगर बात करें यहां पर ये जो हमारा स्केल है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि अम्लीय मृदाओं में कौन सा मिलेगा और क्षारीय मृदाओं में कौन सा मिलेगा, तो फिर क्या करोगे? सोच के बताएं। चलो, इसका आंसर यही छुपा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको खोदने की जरूरत है, अभी पता लग जाएगा। कैसे? हमने कहा कि ये जो हमारे जल में घुलनशील पोषक तत्व हैं, जो फास्फोरस है, इसको हम क्षारीय मृदाओं में उपयोग करते हैं, लेकिन अम्लीय मृदाओं में उपयोग नहीं करते। लिखा ना हमने, क्यों नहीं करते? जो खुद अम्लीय होगा उसी को तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप अम्लीय के अंदर और अम्लीयता जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अम्लीय। इसीलिए अम्लीय मृदाओं में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो साइट्रिक एसिड में घुलनशील है, मतलब वो उसकी अम्लीयता क्या हो गई? कम। और जो सबसे ज्यादा है उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? और ज्यादा कम हो जाएगी। यही बात हुई। ठीक है, तो वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप बात करते हैं किसकी? 7 pH की, तो उस टाइम पर HPO4 माइनस 2 रहेगा। जब आप 7 से कम की बात करेंगे तो कौन रहेगा? H2PO4 माइनस। और जब बात करेंगे 7 से अधिक की, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या रहेगा? PO4 माइनस 3। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है। एक बार महेश सर से और इस चीज को कंफर्म कर लेना। ठीक है, कि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी किस तरह से डिपेंड करती है पीएच के साथ। बट ये जो हमारी दोनों चीजें हैं, ये कंफर्म है कि ये बराबर मात्रा में कब मिलेगा? 7.2 pH पर, तीनों के तीनों फॉर्म। और सबसे ज्यादा कब मिलता है? 6.5 pH पर मिलता है। ठीक है, एक बार इसका जो हम कह सकते हैं इसका जो ट्रेंड है वो एक बार जरूर सर से पूछ लेना कि ये किस तरह से फास्फोरस जो है उसकी अवेलेबिलिटी पीएच के साथ बढ़ती है या पीएच के साथ कम होती है। ठीक है, ताकि वो तुम्हारे काम आएगा। चलिए, लास्ट इसमें बात करें बेटा, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसके अंदर 3 जो हमारे द्वितीयक पोषक तत्व हैं वो भी तो मिलते हैं ना, उनको तो भूल गए हम। ठीक है, तो एसएसपी के अंदर कैल्शियम कितना मिल रहा है बेटा? लगभग 20% कैल्शियम है। कितना है? 20%। उसके अंदर इतना कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैग्नीशियम की बात करें तो लगभग कितना है बेटा? 3% है। कितना है? 3%। वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम किसी भी फर्टिलाइजर में हमको नहीं मिलता, इसके अंदर मिल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, सल्फर की बात करें तो कितना बेटा? 18%। कई जगह 12% भी दे रखा है इसको, 12% भी दे रखा है, सही बात है वो। ठीक है, तो कई जगह 12% दिया हुआ है बुक्स के अंदर। आईसीआर की जो अपन ने चेक करी उसमें 18%, तो आप इसको 12 से 18% लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास रेंज है वो ये है। और अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो एग्जैक्ट आप क्या करना बेटा? फिर 12 करना, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ा है वो 12 ही पढ़ा है। बुक जो आईसीआर की हमने कंसल्ट करी है उसमें 18% दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमको एग्जैक्ट जो याद करना वो कितना? 12 ही है। ओके, चलिए, तो ये हमारे क्या है? वो फर्टिलाइजर्स है जो जल में घुलनशील है, वाटर में सॉल्युबल है। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो तुम्हें पता है क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बेटा? H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। अगर बात करें एसएसपी में तो फॉस्फोरिक एसिड कितना आता है? 4%। कितना परसेंट है? 4%। ठीक है, मतलब इसके अंदर एसिड का कंटेंट क्या है? ज्यादा है।
ठीक है, इसीलिए हम इसको सोडिक सॉइल्स में यूज करते हैं, एसिडिक सॉइल्स में इसका यूज नहीं करते। क्लियर है? एक बार लिख लें इसको। लिख लिया बेटा? लिख लिया? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा वो कौन से फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स कौन से? सिट्रेट सॉल्युबल, मतलब हम कह सकते हैं जो किसके अंदर घुलनशील है बेटा? साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है। किसके अंदर घुलनशील है? साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है। ठीक है, अब इनके अंदर याद क्या रखना कि वो हमने कम अवधि वाली फसल में उपयोग करी थी, इसको किस में करेंगे? ज्यादा अवधि वाली में। ठीक है, तो इसको हम किसके अंदर यूज करते हैं बेटा? अधिक अवधि वाली फसल में। अधिक अवधि वाली जो फसलें हैं उसके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इनको हम कहां पर यूज कर सकते हैं बेटा? एसिडिक सॉइल में यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? एसिडिक सॉइल में। तो हम कह सकते हैं इसको हम अम्लीय मृदा में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अम्लीय मृदा जो है एसिडिक सॉइल में होने वाली क्रॉप्स के नाम तुम्हें पता है क्या? बताओ कौन कौन से? और ठीक है, ये जो नाम लिखे हो वही है। ठीक है, मेन जो याद रखने हैं वो कौन कौन से बेटा? 3 है, धान, गन्ना और आलू। ये हमारी एसिडिक सॉइल्स में होते हैं। इसके अलावा आप कपास भी लिख सकते हो। ठीक है, इनके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं एसिडिक सॉइल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल से बेटा 3 एग्जाम्पल है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका जो नाम है वो सबसे अलग है। किस लिए बेटा? क्योंकि इनके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक तो हमारे पास कैल्शियम जो है उसकी अवेलेबिलिटी इसके अंदर बढ़ जाती है। दूसरा, इनके अंदर जो हमारे पास फास्फोरस है वो चेंज होगा। एक हमारे पास कौन सा है बेटा? DCP। कौन सा है? ठीक है, इसको हम कंफ्यूज किससे करते हैं? DAP से। किससे कंफ्यूज कर लेते हैं? DAP से। तो DAP याद रख लो, DCP याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो DCP जो है उसके अंदर फास्फोरस कितना है? 33%। कितना है? 33%, लगभग उतना जितना कि DAP का आधा करने पर हो। DAP में नाइट्रोजन कितना? 18, फास्फोरस कितना? 46 या 48, जो भी 46 का नाम नहीं याद। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया था? 64 आया था। 64 आधा कर दो, 32 आ गया। DCP के अंदर कितना % फास्फोरस है? जितना हमारे DAP के अंदर टोटल कंटेंट है उसका आधा है। उससे याद रख लो, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। बेसिक स्लैग की बात करें, किसकी बात करें बेटा? बेसिक स्लैग। तो इसके लिए एक चीज पहले याद रखना कि ये नाम आया कहां से। ठीक है, तो आपने अगर 7th 8th क्लास पढ़ी हो तो ये नाम तुम्हें पता होगा। बेसिक स्लैग कहां से मिलता है बेटा? जो भी हमारी स्टील की भट्टियां होती है, क्या होती है बेटा? या स्टील के जो कारखाने हैं, ठीक है, स्टील के कारखानों से मिला हुआ जो अवशेष होता है, ठीक है, जो भी हमारा क्या है? बाय प्रोडक्ट है ऑफ स्टील इंडस्ट्री, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बेसिक स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमसे पूछा हुआ है, बड़ा सिंपल सा, कि स्टील के कारखानों का वह अवशेष जो उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है कौन सा है? बेसिक स्लैग। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बनता है। ठीक है, इसके अंदर कितना है बेटा? फास्फोरस लगभग 14 से 18%, काफी कम है ना। अब अवशेष है बेचारा, उसमें भी इतना मिल रहा है, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है, कम है सर, और कितना चाहिए इसमें? तो फिर ये वेस्ट मटेरियल है, उसमें भी इतना फास्फोरस है, तो अच्छा है ना। हाँ, लास्ट बात करें, हमारे पास क्या है? रेमनेनियन फॉस्फेट। कौन सा बेटा? रेमनेनियन फॉस्फेट। इसके अंदर जो है
आपको याद रखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है, बट फिर भी एग्जाम में बुक में हमें दिया हुआ है तो एटलीस्ट हम याद रख ही ले, ठीक है, आपको आगे काम आ जाएगा बेटा। इसके अंदर कितना है, 23 से 26% क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। कितना है, 23 से 26%, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज जो है वो देखना जरा, किसी के अंदर जो है यहाँ पर 33 है, यहाँ कितना है 23 से 26, यहाँ कितना है 18, ठीक है। 18 के अंदर कितना जोड़ोगे कि 26 आ जाएगा, 8, फिर 26 में 8 जोड़ दो, ठीक है, हो गया क्लियर। तो इस तरह से याद रख लो। सबसे पहले क्या है बेटा, बेसिक स्लैग है, उसके बाद क्या है आपका रेमनेनियन फॉस्फेट आ गया, और लास्ट बात करें इसके अंदर क्या आ गया आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट, क्या आ गया बेटा, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो BRD, ओके। बेसिक स्लैग की बात करें तो कितना है बेटा 18%, R की बात करें तो कितना है 26%, और D की बात कर ले तो कितना कर लो 34% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो, याद रखने के ऊपर है तुम कैसे याद रखना चाहते हो, ठीक है। ऐसे याद रखना चाहो ऐसे याद रख लो। बेसिक स्लैग में 18, 8 जोड़ दिए तो रेमनेन फॉस्फेट में 26, फिर वापस 8 जोड़ दिए तो डीसीपी के अंदर कितना आ गया हमारे पास 34% या 33%, ठीक है। वो अपने ऊपर है, ये याद रखने के लिए इजी ट्रिक्स है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर बेटा, अगला जो है हमारे पास वो कौन सा है, सिट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल, मतलब हम कह सकते हैं किसके अंदर साइट्रेट व जल में अघुलनशील, कैसे बेटा अघुलनशील जो है उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। बात करें इसके अंदर की इसका उपयोग कहां कर सकते हैं, तो कहां पर किया जाता है, जो हमारी अधिक अम्लीय मृदा है, ठीक है, या हम बात करें सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं जो है या अधिक अम्लीय मृदाएं, उसमें कौन सा उर्वरक जो है उपयोग किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ बेटा लिख लेना, इसको सिंपल सा क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा है, ठीक है, अम्लीय मृदा में फास्फोरस का उपयुक्त उर्वरक है। उपयुक्त उर्वरक का मतलब क्या हुआ, जो सबसे अच्छा है, ठीक है। बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर एसिडिक सॉइल्स, ठीक है, एसिडिक सॉइल्स में सबसे अच्छा फर्टिलाइजर कौन सा है, वही हमारे पास 4 ऑप्शन, ठीक है। एक हमको दे दिया इन्होंने SSP, एक दे दिया इन्होंने बेसिक स्लैग, तीसरा हमको दे दिया इन्होंने DAP, और चौथा इन्होंने दे दिया हमें रॉक फॉस्फेट। चलिए क्या आंसर जाएगा, ओके। दो ही ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। SSP तो हमें पता ही है, कर लिया हमने क्षारीय मृदाओं में, DAP भी कर लिया क्षारीय मृदाओं में, बचा कौन सा बेसिक स्लैग और रॉक फॉस्फेट। बेसिक स्लैग को हमने अम्लीय मृदाओं में उपयोग करा, लेकिन हमने अभी लिखा अधिक अम्लीय मृदाओं में कौन सा है, ये इस, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या बेटा रॉक फॉस्फेट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा हमारे पास रॉक फॉस्फेट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं पूछा है कि अम्लीयता ज्यादा है या कम है, ठीक है। इसीलिए हमको जो बेस्ट आंसर है वो टिक करना है, तो हम क्या करेंगे रॉक फॉस्फेट करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ICAR ने इसी क्वेश्चन को जस्ट उल्टा घुमाकर पूछ लिया, रॉक फॉस्फेट को किस प्रकार की मृदाओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए, एक तो उदासीन, एक क्षारीय, एक लवणीय, और एक क्या दे दिया अम्लीय। तो आंसर क्या गया अम्लीय मृदाओं। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए फिर बात कर ले बेटा, इनको हम कहां पर और कहां पर उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास अधिक अवधि की फसलें हैं उसके अंदर उपयोग किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर जो है बेटा वो कौन सी होनी चाहिए, फल वृक्ष होने चाहिए, ये फ्रूट क्रॉप्स होनी चाहिए, या फिर आपकी जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो ज्यादातर फल वृक्षों में हम रॉक फॉस्फेट देना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में भी चाहिए, फिर उससे जो सॉइल है वो भी ठीक होती है। तो रॉक फॉस्फेट जो है बेटा इसके अंदर कितना है 20 से 30% फॉस्फोरस। बाकी बचे हुए जो 2 है उनका आंसर तुम दोगे कि सर ये क्या बोल दिया आपने, हम कैसे आंसर देंगे। बोन मील दे रखा है बेटा, रो बोन मील और स्टीम्ड बोन मील, दोनों के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस बताओ। चलो ठीक है,
नाइट्रोजन रो बोन मील का मतलब है हड्डी का चूरा लेकिन कच्चा है। स्टीम्ड बोन मील का मतलब भाप द्वारा उपचारित है। ठीक है, तो रो बोन मील के अंदर कितना था बेटा नाइट्रोजन, और 1 से 2% यही था क्या, याद आया कुछ? ठीक है, फास्फोरस की बात कर ले तो क्या बात है, याद आ गया तुम्हें? कितने अच्छे बच्चे हो तुम, समझ रहे हो? देखा तुमने, तुम्हें याद हो गया। सुबह पढ़ा था, रिवाइज भी नहीं करा, फिर भी याद आ गया तुम्हें। इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें अब? हाँ, जान लोगे मेरी अब? छुट्टी चाहिए सर, छोड़ दो बस, हमें जाने दो अब। चलो ठीक है, जाओ लिख लो, पहले लिख ले उसके बाद चलो। आज पोटेशियम फर्टिलाइजर्स नहीं हो पाएगा, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फास्फोरस का था, यहीं तक है। ओके चलिए, हाँ कल मॉर्निंग में